स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आज हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दुनिया को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इसके लेखक हैं रैल्फ एपर्सन। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, दुनिया के पर्दे के पीछे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया वास्तव में कैसे चलती है? जो हम रोज देखते हैं, सरकारें, बैंक, मीडिया, शिक्षा, क्या ये सब वाकई हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं? या फिर इन सब के पीछे कोई और ताकत है, कोई छिपा हुआ हाथ जो इन सारी संस्थाओं को एक दिशा में ले जा रहा है? ये सवाल शायद आपने कभी सोचा हो, शायद नहीं, लेकिन रैल्फ एपर्सन की ये किताब इन सवालों को बेहद गहराई से उठाती है और उनके जवाब देने की कोशिश करती है। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था। ये शब्द आपने शायद सुना होगा। जॉर्ज बुश सीनियर ने 1991 में एक भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जब उन्होंने कहा था कि खाड़ी युद्ध के बाद दुनिया में एक नई व्यवस्था स्थापित होगी। लेकिन रैल्फ एपर्सन का कहना है कि ये शब्द कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना है और इसके पीछे एक ऐसी योजना है जो सदियों से चल रही है। एक ऐसी योजना जिसका मकसद है दुनिया के सारे देशों को एक सरकार के अधीन लाना, सारी अर्थव्यवस्थाओं को एक नियंत्रण में लाना और सारे लोगों को एक व्यवस्था में ढालना। अब ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद ये कि ये कोई साजिश का सिद्धांत है, कोई फिल्मी कहानी है जिस पर विश्वास करना मूर्खता होगी। और ये सोचना पूरी तरह से स्वाभाविक है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि ऐसी चीजें सिर्फ काल्पनिक होती हैं। लेकिन रैल्फ एपर्सन इस किताब में सिर्फ दावे नहीं करते, वो सबूत पेश करते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज, गुप्त समाजों के लेखन, सरकारी रिकॉर्ड और सबसे चौंकाने वाली बात, वो प्रतीक जो हम रोज देखते हैं लेकिन जिनका असली मतलब हम नहीं जानते। दोस्तों, ये किताब आपको उस दुनिया के पर्दे के पीछे ले जाती है जिसे हम रोज देखते हैं। ये उन सवालों को उठाती है जो हम में से ज्यादातर लोग पूछने से डरते हैं। क्या दुनिया पर कुछ चुनिंदा परिवारों का नियंत्रण है? क्या सभी बड़ी घटनाएं, युद्ध, आर्थिक संकट, महामारी योजनाबद्ध तरीके से घटित हो रही हैं? क्या एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने की कोई गुप्त योजना चल रही है? लेकिन यहां एक बात स्पष्ट कर दूं, ये किताब आपको डराने के लिए नहीं लिखी गई है, ये आपको जागरूक करने के लिए लिखी गई है। रैल्फ एपर्सन खुद कहते हैं कि उनका मकसद लोगों को भयभीत करना नहीं, बल्कि उनकी आंखें खोलना है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप खुद को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आप ठोकर खाते हैं, लेकिन जब आप देख सकते हैं तो आप सही रास्ता चुन सकते हैं। आज के इस सफर में हम इस किताब के हर अहम पहलू पर गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मतलब है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, गुप्त समाजों का क्या रोल है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, मीडिया कैसे नियंत्रित है और सबसे महत्वपूर्ण, इस सब में आप कहां खड़े हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां हम समझेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द का असली मतलब क्या है और ये विचार कहां से आया। चैप्टर 2, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, शब्द के पीछे का असली अर्थ। दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई तरह की तस्वीरें आती हैं। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक अवधारणा मानते हैं, जहां सारे देश मिलकर शांति और सहयोग से रहें। कुछ लोग इसे एक डरावनी अवधारणा मानते हैं, जहां कुछ लोग सारी दुनिया पर राज करें और बाकी सब गुलाम बन जाएं। तो सच क्या है और ये विचार कहां से आया? रैल्फ एपर्सन इस किताब की शुरुआत में ही स्पष्ट कर देते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विचार कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना है और इसके पीछे एक ऐसी योजना है जो सदियों से चल रही है। उनके अनुसार ये योजना एक ऐसी विश्व सरकार स्थापित करने की है जो पूरी मानवता को एक ही छतरी के नीचे लाए। एक ही मुद्रा, एक ही कानून, एक ही शिक्षा प्रणाली, एक ही मीडिया, सब कुछ एक। अब ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, एक दुनिया, एक सरकार, सारे झगड़े खत्म, सारे युद्ध खत्म। लेकिन एपर्सन का कहना है कि इस योजना का असली मकसद शांति नहीं है, असली मकसद है नियंत्रण। जब सब कुछ एक होगा तो उस एक पर कुछ चुनिंदा लोगों का नियंत्रण होगा और बाकी सब उनके अधीन होंगे।
यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का असली चेहरा। एक ऐसी व्यवस्था जहां कुछ लोग तय करेंगे कि दुनिया कैसे चलेगी और बाकी लोगों को बस उसके हिसाब से चलना होगा। लेकिन ये विचार कहां से आया? एपर्सन हमें इतिहास में ले जाते हैं। वो बताते हैं कि इस विचार की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। प्राचीन मिस्र में, बेबीलोन में, रोम में, हर जगह कुछ लोगों ने दुनिया पर नियंत्रण करने की कोशिश की। लेकिन आधुनिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना की शुरुआत 18वीं सदी में हुई, जब कुछ गुप्त समाजों ने यह सपना देखा कि वे दुनिया को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इन्हीं गुप्त समाजों में सबसे प्रसिद्ध है इल्यूमिनाती। 1776 में बवेरिया में स्थापित इस समाज का मकसद था दुनिया के सारे धर्मों, सारी सरकारों, सारी संस्थाओं को नियंत्रित करना। उनका मानना था कि आम लोग खुद अपना भला नहीं कर सकते, इसलिए एक समझदार वर्ग को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, यानी आपको ये बताना कि क्या सोचना है, क्या मानना है, कैसे जीना है। इल्यूमिनाटी को जल्द ही सरकार ने दबा दिया, लेकिन एपर्सन का कहना है कि उनके विचार खत्म नहीं हुए। वो दूसरे गुप्त समाजों में पनपते रहे, खासकर फ्रीमेसनरी में, और धीरे धीरे ये विचार यूरोप से अमेरिका पहुंचा और अमेरिका की स्थापना में भी इन विचारों का प्रभाव था। यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात है, अमेरिका के कई संस्थापक पिता जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, ये सब फ्रीमेसन्स थे। और डॉलर के नोट पर जो प्रतीक हैं, पिरामिड और ऑल सीइंग आई, ये भी फ्रीमेसनरी के प्रतीक हैं। यानी जिस देश को आज़ादी और लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है, उसकी स्थापना में ही गुप्त समाजों का हाथ था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर कोई योजना है? एपर्सन का कहना है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सदियों पुरानी योजना है जो आज भी जारी है, और इस योजना का अगला चरण है एक विश्व सरकार। लेकिन आप सोच रहे होंगे, अगर ये योजना सदियों से चल रही है तो अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? इसका जवाब है, ये योजना धीरे धीरे चलती है। ये एक कदम आगे, दो कदम पीछे, कभी युद्ध, कभी आर्थिक संकट, कभी महामारी। हर बड़ी घटना का इस्तेमाल इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब लोग डरे हुए होते हैं तब वो अपनी आज़ादी देने को तैयार हो जाते हैं, सुरक्षा के नाम पर, शांति के नाम पर। दोस्तों, ये पहला अध्याय था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। हमने समझा कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी योजना है, एक ऐसी योजना जिसका मकसद है पूरी दुनिया पर कुछ चुनिंदा लोगों का नियंत्रण। अगले अध्याय में हम और गहराई में जाएंगे। हम बात करेंगे उन गुप्त समाजों की जिन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसनरी और दूसरे संगठन, इनका इतिहास क्या है और ये आज भी कैसे सक्रिय है। चैप्टर 3, गुप्त समाजों का इतिहास, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसनरी और उससे आगे। दोस्तों, अब हम उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो आम नजरों से छिपी हुई है, गुप्त समाजों की दुनिया। ये वो संगठन हैं जो सार्वजनिक रूप से तो दान, भाईचारे और ज्ञान का प्रचार का काम करते हैं, लेकिन उनके भीतर एक छिपा हुआ एजेंडा होता है। रैल्फ एपर्सन इस किताब में इन गुप्त समाजों के इतिहास को विस्तार से बताते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे ये संगठन सदियों से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात, इल्यूमिनाटी। 1 मई 1776 को जर्मनी के बवेरिया शहर में एक व्यक्ति ने एक गुप्त समाज की स्थापना की। उसका नाम था एडम वाइसहॉफ्ट। वो एक प्रोफेसर था और उसका मानना था कि धर्म और राजशाही इंसान की प्रगति में रुकावट हैं। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहता था जो दुनिया को इन रुकावटों से मुक्त करे। उसने इस समाज का नाम रखा इल्यूमिनाटी, यानी प्रबुद्ध लोग। शुरुआत में ये समाज बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें यूरोप के कई प्रभावशाली लोग शामिल हो गए। वाइसहॉफ्ट की योजना थी कि ये समाज दुनिया के हर महत्वपूर्ण संस्थान, सरकार, चर्च, विश्वविद्यालय को नियंत्रित करे। वो चाहता था कि इल्यूमिनाटी के सदस्य ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचें और वहां से दुनिया को अपने हिसाब से चलाएं। लेकिन इल्यूमिनाटी ज्यादा दिन नहीं चल सका। 1785 में बवेरिया की सरकार ने इस समाज पर पाबंदी लगा दी और वाइसहॉफ्ट को भागना पड़ा। आधिकारिक तौर पर इल्यूमिनाटी खत्म हो गया, लेकिन एपर्सन का कहना है कि इल्यूमिनाटी के विचार खत्म नहीं हुए। वो दूसरे गुप्त समाजों में पनपते रहे, खासकर फ्रीमेसनरी में। अब बात करते हैं फ्रीमेसनरी की। ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गुप्त समाज है। इसकी शुरुआत मध्ययुगीन यूरोप में हुई, जब राजमिस्त्री अपने पेशे के रहस्यों को बचाने के लिए गिल्ड बनाते थे। धीरे धीरे ये गुप्त समाज में बदल गया, जहां लोग दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर चर्चा करते थे।
लेकिन इसके भीतर एक छिपा हुआ एजेंडा भी था। एपर्सन के अनुसार फ्री मेसनरी के उच्च स्तरों पर इल्यूमिनाटी के विचारों का प्रभाव था। यहाँ पर सदस्यों को सिखाया जाता था कि दुनिया को बदलने के लिए उन्हें ऊंचे पदों पर पहुंचना होगा, और धीरे धीरे फ्री मेसन के सदस्य दुनिया के हर देश में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने लगे। राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, बैंकर, इनमें से कई फ्री मेसन थे। अमेरिका की स्थापना में फ्री मेसनरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अमेरिकी संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले 39 लोगों में से 13 फ्री मेसन थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, ये सब फ्री मेसन थे। डॉलर के नोट पर जो पिरामिड और ऑल सीइंग आई है, ये फ्री मेसनरी का प्रतीक है। यानी अमेरिका की स्थापना में ही इस गुप्त समाज की छाप है। लेकिन इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी ही नहीं, दुनिया में कई और गुप्त समाज हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना से जुड़े हैं। जैसे स्कल एंड बोन्स, येल यूनिवर्सिटी का एक गुप्त समाज है जिसमें अमेरिका के कई राष्ट्रपति और प्रभावशाली लोग रहे हैं। जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज बुश जूनियर दोनों इसके सदस्य थे। बिल्डरबर्ग ग्रुप, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहां हर साल दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राजनेता, बैंकर, उद्योगपति, मीडिया मालिक गुप्त रूप से मिलते हैं। आम लोगों को ये नहीं पता होता कि इन मीटिंग्स में क्या चर्चा होती है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ये एक अमेरिकी संगठन है जो अमेरिकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। इसके सदस्यों में अमेरिका के लगभग हर राष्ट्रपति और कैबिनेट सदस्य रहे हैं। ट्राइलैटरल कमीशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें अमेरिका, यूरोप और जापान के सबसे प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इसका उद्देश्य इन तीनों क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये एक विश्व सरकार स्थापित करने की कोशिश है। एपर्सन का कहना है कि ये सारे संगठन आपस में जुड़े हुए हैं, इनके सदस्य एक ही लोग होते हैं और इन सब का एक ही उद्देश्य है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर ये लोग इतने शक्तिशाली हैं तो वो सीधे तौर पर दुनिया पर राज क्यों नहीं करते? इसका जवाब है, वो करते हैं लेकिन छुपकर। वो सीधे राज नहीं करते क्योंकि इससे लोग विद्रोह कर देंगे, इसलिए वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। वो सरकारों को नियंत्रित करते हैं, बैंकों को नियंत्रित करते हैं, मीडिया को नियंत्रित करते हैं, और आम लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि उनके फैसले कौन ले रहा है। दोस्तों, ये दूसरा अध्याय था, गुप्त समाजों का इतिहास। हमने देखा कि कैसे इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी और दूसरे संगठनों ने सदियों से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना को आगे बढ़ाया। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय की, बैंकिंग सिस्टम। कैसे कुछ चुनिंदा परिवारों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया और कैसे पैसा सबसे बड़ा हथियार बन गया। चैप्टर 4, बैंकिंग सिस्टम की साजिश, पैसा किसके हाथ में। दोस्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जो शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, पैसा। क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है, और अगर कुछ लोग पूरी दुनिया के पैसे को नियंत्रित कर सकें तो वो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। रैल्फ एपर्सन इस किताब में बताते हैं कि कैसे कुछ चुनिंदा बैंकिंग परिवारों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया और कैसे ये नियंत्रण न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का केंद्र है। आपने सुना होगा, पैसा दुनिया नहीं बदलता, पैसा दुनिया चलाता है। लेकिन सवाल यह है कि पैसा किसके हाथ में है। हम सोचते हैं कि सरकारें पैसा छापती हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर देशों में पैसा छापने का अधिकार सरकार के पास नहीं बल्कि निजी बैंकों के पास है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व, जो अमेरिकी डॉलर छापता है, एक निजी संस्था है। ये सरकार का हिस्सा नहीं है। इसके मालिक कुछ निजी बैंक हैं जो कुछ चुनिंदा परिवारों के हाथ में हैं। एपर्सन के अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कुछ ही परिवारों का नियंत्रण है। रॉथचाइल्ड, रॉकफेलर, मॉर्गन, ये वो नाम हैं जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों के मालिक हैं, और ये परिवार आपस में जुड़े हुए हैं। उनके बीच शादियां होती हैं, उनके व्यापार जुड़े होते हैं, और इन सब का एक ही उद्देश्य है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण। कैसे ये नियंत्रण शुरू हुआ? एपर्सन हमें 18वीं सदी के यूरोप में ले जाते हैं। वहां रॉथचाइल्ड परिवार ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। मेयर एम्शल रॉथचाइल्ड ने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 प्रमुख शहरों में भेजा, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, वियना, नेपल्स। वहां उन्होंने बैंक खोले और इन 5 बैंकों ने मिलकर यूरोप की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर लिया। रॉथचाइल्ड परिवार के बारे में एक मशहूर कहावत है,
जो रॉथचाइल्ड के पैसे को नियंत्रित करता है वो दुनिया को नियंत्रित करता है। और ये कोई मजाक नहीं है। 19वीं सदी में रॉथचाइल्ड परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार था। उनके पास इतना पैसा था कि वो किसी भी देश की सरकार को गिरा सकते थे या बना सकते थे। लेकिन रॉथचाइल्ड अकेले नहीं थे। अमेरिका में रॉकफेलर और मॉर्गन परिवारों ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी थी। जेपी मॉर्गन ने दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनाया और इन दोनों परिवारों का फेडरल रिजर्व की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था। 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के तहत अमेरिका में एक निजी केंद्रीय बैंक स्थापित किया गया। इस बैंक का नाम था फेडरल रिजर्व। आम लोग सोचते हैं कि ये सरकारी संस्था है, लेकिन ये पूरी तरह से निजी है। इसके शेयरधारक कुछ निजी बैंक हैं जो रॉकफेलर, मॉर्गन और रॉथचाइल्ड परिवारों के हाथ में है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा अधिकार निजी बैंकों को क्यों दिया गया? एपर्सन का कहना है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का हिस्सा था। जब एक निजी संस्था देश का पैसा छापती है तो वो देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। वो चाहे तो महंगाई बढ़ा सकती है, चाहे तो मंदी ला सकती है, चाहे तो युद्ध को फंड कर सकती है। और इन सब से जो फायदा होता है वो इन्हीं निजी बैंकों को होता है। यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात है। फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद से अमेरिका की राष्ट्रीय उधारी, नेशनल डेट, लगातार बढ़ती गई। आज ये $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। यानी अमेरिकी सरकार इतने पैसे की कर्जदार है और इस कर्ज का ज्यादातर हिस्सा फेडरल रिजर्व के शेयरधारक बैंकों को देना है। यानी सरकार आम लोगों से टैक्स लेती है और वो पैसा इन निजी बैंकों को ब्याज के रूप में देती है। ये एक ऐसा चक्र है जो इन बैंकों को लगातार अमीर बनाता है। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में केंद्रीय बैंक निजी हैं और ये सभी बैंक आपस में जुड़े हुए हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स नामक एक संस्था है जो दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों को जोड़ती है। ये संस्था स्विट्जरलैंड में है और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े बैंकर गुप्त रूप से मिलते हैं। आम लोगों को ये नहीं पता होता कि यहाँ क्या फैसले होते हैं। एपर्सन का कहना है कि ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का हिस्सा है। एक विश्व सरकार के लिए एक विश्व मुद्रा की जरूरत होती है और ये विश्व मुद्रा इन्हीं बैंकों द्वारा नियंत्रित होगी। जब ये हो जाएगा तो कोई भी देश अपनी अलग आर्थिक नीति नहीं चला सकेगा। सब कुछ एक केंद्र से नियंत्रित होगा। दोस्तों, ये तीसरा अध्याय था, बैंकिंग सिस्टम की साजिश। हमने देखा कि कैसे कुछ चुनिंदा परिवारों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया और कैसे पैसा उनके हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन गया। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण हथियार की, मीडिया की। कैसे आपकी सोच को नियंत्रित किया जाता है और कैसे आप ये भी नहीं जान पाते कि आपकी सोच किसी और की है। चैप्टर 5, मीडिया का नियंत्रण, कैसे बनती है आपकी सोच। दोस्तों, अब हम उस हथियार पर बात करेंगे जो शायद बैंकिंग सिस्टम से भी ज्यादा शक्तिशाली है, मीडिया। क्योंकि पैसा तो शक्ति देता है, लेकिन सोच पर नियंत्रण उस शक्ति को हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है। अगर आप लोगों की सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, और यही काम मीडिया करता है। चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो या फिर फिल्में और संगीत। राल्फ एपर्सन इस किताब में बताते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना में मीडिया का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि जब आप मीडिया को नियंत्रित करते हैं तो आप ये तय कर सकते हैं कि लोग क्या सोचें, किस पर विश्वास करें, किससे नफरत करें, किससे प्यार करें। आप युद्ध भी शुरू कर सकते हैं और शांति भी स्थापित कर सकते हैं, बस मीडिया के जरिए सही कहानी बनाकर। अब सवाल यह है कि मीडिया किसके हाथ में है। आप सोच सकते हैं कि मीडिया आजाद है, कि अलग अलग चैनल अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया के ज्यादातर मीडिया संस्थान कुछ ही कंपनियों के हाथ में हैं। अमेरिका में 6 कंपनियां देश के 90% से ज्यादा मीडिया को नियंत्रित करती हैं। ये कंपनियां हैं वॉल्ट डिज्नी, कॉमकास्ट, AT&T, वायाकॉम, नेशनल अम्यूजमेंट और फॉक्स कॉरपोरेशन। ये सभी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनके मालिक दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोग हैं। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। दुनिया के हर देश में मीडिया पर कुछ चुनिंदा लोगों का नियंत्रण है। ये लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो एक ही एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, भले ही उनके चैनल अलग अलग दिखें। आपको लग सकता है कि CNN और फॉक्स न्यूज़ एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों एक ही एजेंडे को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। दोनों का मकसद आपको एक ही दिशा में ले जाना है, बस रास्ता अलग है। एपर्सन के अनुसार मीडिया का सबसे बड़ा हथियार है चुनिंदा सच्चाई।
वो आपको पूरा सच नहीं बताते, बस वो हिस्सा बताते हैं जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाता है, बाकी हिस्सा छुपा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कभी युद्ध होता है तो मीडिया आपको एक पक्ष की तस्वीर दिखाता है, दूसरा पक्ष दिखाई नहीं देता। जब कभी आर्थिक संकट होता है तो मीडिया आपको कुछ कारण बताता है, असली कारण छुपा दिए जाते हैं। जब कभी कोई बड़ी घटना होती है तो मीडिया आपको एक कहानी सुनाता है, दूसरी कहानियां दबा दी जाती हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मीडिया आपको ये नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि ये बताता है कि किस बारे में सोचना है, यानी वो आपका एजेंडा तय करता है। आज आपको किस बात पर गुस्सा आना चाहिए, किस बात पर खुश होना चाहिए, किस बात पर डरना चाहिए, ये सब मीडिया तय करता है और आप सोचते हो कि ये आपका अपना विचार है। लेकिन मीडिया सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है। फिल्में, टीवी शो, संगीत, सोशल मीडिया, ये सब मीडिया का हिस्सा है और इन सब के जरिए भी आपकी सोच को आकार दिया जाता है। फिल्मों में कौन हीरो है, कौन विलन, कौन सी विचारधारा सही है, कौन सी गलत, ये सब तय होता है और आप इसे सिर्फ मनोरंजन समझकर देखते हो, लेकिन ये आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठता जाता है। एपर्सन का कहना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना में मीडिया का सबसे बड़ा काम है लोगों को बांटना। जब लोग आपस में बटे होते हैं तो उन पर नियंत्रण करना आसान होता है। इसलिए मीडिया लगातार उन मुद्दों को उछालता है जिनसे लोगों में फूट पड़े। राजनीति, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लोग इन मुद्दों पर आपस में लड़ते रहें और जो असली शक्ति है वो पर्दे के पीछे से सब देखती रहे। लेकिन यहाँ एक और बात है, मीडिया का नियंत्रण सिर्फ बाहरी नहीं है, आपके अंदर भी एक आंतरिक सेंसर बैठा दिया गया है जो ये तय करता है कि क्या सोचना सही है और क्या गलत। ये सेंसर आपके बचपन से ही बनना शुरू हो जाता है, स्कूल में, घर में, मीडिया में, और धीरे धीरे आप ये भी भूल जाते हो कि ये सेंसर किसी और ने लगाया है। आप सोचने लगते हो कि ये आपकी अपनी सोच है। दोस्तों, ये चौथा अध्याय था, मीडिया का नियंत्रण। हमने देखा कि कैसे कुछ चुनिंदा लोग आपकी सोच को आकार देते हैं और कैसे आप ये भी नहीं जान पाते कि आपकी सोच किसी और की है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण संस्था की, शिक्षा। स्कूलों में क्या सिखाया जाता है और क्या नहीं, और कैसे शिक्षा का इस्तेमाल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना में किया जाता है। चैप्टर 5, शिक्षा का असली उद्देश्य। स्कूलों में क्या सिखाया जाता है और क्या नहीं। दोस्तों, अब हम उस संस्था पर बात करेंगे जो शायद मीडिया से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये बचपन से ही हमारी सोच को आकार देती है। शिक्षा। हम सब स्कूल गए हैं, हमें सिखाया गया कि पढ़ना लिखना जरूरी है, कि शिक्षा हमें सफल बनाती है, कि स्कूल हमारे भविष्य की नींव है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि स्कूलों में वास्तव में क्या सिखाया जाता है और क्या वो सब कुछ सिखाया जाता है जो जरूरी है? रैल्फ एपर्सन इस किताब में बताते हैं कि शिक्षा प्रणाली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एपर्सन के अनुसार आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जन्म प्रशिया, आज का जर्मनी में हुआ था। 18वीं सदी के अंत में प्रशिया की सरकार ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जिसका मकसद था आज्ञाकारी नागरिक तैयार करना। स्कूलों में बच्चों को घंटी बजने पर उठना, एक साथ बैठना, एक साथ किताब खोलना, एक साथ बंद करना सिखाया जाता था। यानी उन्हें अनुशासन सिखाया जाता था, लेकिन ये अनुशासन सोचने का नहीं बल्कि आज्ञा मानने का था। ये प्रणाली इतनी सफल रही कि धीरे धीरे पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया। अमेरिका में 19वीं सदी के मध्य में होरेस मान नामक एक व्यक्ति ने इस प्रणाली को अमेरिका में लागू किया। उनका मानना था कि स्कूलों का काम बच्चों को सोचना सिखाना नहीं, बल्कि उन्हें समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना है। यानी उन्हें वैसा बनाना जैसा समाज चाहता है, ना कि जैसा वो खुद बनना चाहते हैं। आज भी यही प्रणाली चल रही है। स्कूलों में बच्चों को रटना सिखाया जाता है, सोचना नहीं। उन्हें परीक्षा में अच्छे नंबर लाना सिखाया जाता है, सवाल पूछना नहीं। उन्हें वही सिखाया जाता है जो समाज के नियंत्रक चाहते हैं, ना कि वही जो बच्चों के लिए जरूरी है। और इसका नतीजा ये होता है कि स्कूल से निकलने के बाद ज्यादातर लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे उन्हें सिखाया गया है। वो सवाल नहीं पूछते, वो मान लेते हैं। एपर्सन का कहना है कि शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा हथियार है इतिहास की चुनिंदा शिक्षा। स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो पूरा इतिहास नहीं होता। वो उन घटनाओं को छुपा दिया जाता है जो सत्ता के लिए असुविधाजनक हैं। जो लोग सत्ता के खिलाफ खड़े हुए उनके बारे में नहीं बताया जाता। जो सच्चाइयां सत्ता को कमजोर कर सकती हैं उन्हें इतिहास से मिटा दिया जाता है।
उदाहरण के लिए आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि अमेरिका की आज़ादी एक क्रांति थी जहां वीर नागरिकों ने अत्याचारी ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाया गया कि अमेरिकी क्रांति के पीछे फ्री मेसनरी का हाथ था और क्रांति के बाद जो संविधान बना उसमें भी इन्हीं गुप्त समाजों की छाप थी। आपको ये नहीं पढ़ाया गया कि अमेरिका के कई संस्थापक पिता बड़े जमींदार थे जो अपनी जमीन और संपत्ति को बचाने के लिए ब्रिटेन से अलग होना चाहते थे। इसी तरह दुनिया के हर देश में इतिहास को उस तरह से पढ़ाया जाता है जैसा वहां की सरकार चाहती है। सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा जाता है, घटनाओं को छुपाया जाता है और एक ऐसी कहानी गढ़ी जाती है जो मौजूदा व्यवस्था को सही साबित करे। लेकिन शिक्षा सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। हर विषय को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि बच्चे सोचना न सीखें, बल्कि याद करना सीखें। गणित में फॉर्मूले रटाए जाते हैं, समझाए नहीं जाते। विज्ञान में तथ्य रटाए जाते हैं, वैज्ञानिक सोच नहीं सिखाई जाती। भाषा में व्याकरण रटाया जाता है, अभिव्यक्ति नहीं सिखाई जाती। नतीजा ये होता है कि स्कूल से निकलने के बाद ज्यादातर लोग सोच नहीं पाते, सिर्फ याद की हुई बातें दोहरा पाते हैं। एपर्सन का कहना है कि ये सब जानबूझकर किया जाता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना के तहत शिक्षा प्रणाली का काम है ऐसे नागरिक तैयार करना जो सवाल न पूछें, जो मान लें, जो आज्ञा का पालन करें। जो लोग सोचना सीख जाते हैं वो खतरनाक होते हैं, उन पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है। इसलिए शिक्षा प्रणाली को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सोचना सिखाया ही न जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सब छुपकर नहीं होता, ये खुलेआम होता है, लेकिन इतना सामान्य हो गया है कि कोई इसे देखता ही नहीं। हम मान लेते हैं कि स्कूल ऐसे ही होते हैं, कि पढ़ाई ऐसे ही होती है। हम सवाल नहीं पूछते कि क्या ये सही है, क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है। और यही सबसे बड़ी जीत है, जब लोग खुद ही अपनी गुलामी को स्वीकार कर लें। दोस्तों, ये 5वां अध्याय था, शिक्षा का असली उद्देश्य। हमने देखा कि कैसे शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना में किया जाता है, आज्ञाकारी नागरिक तैयार करने के लिए। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक और बहुत बड़े हथियार की, युद्ध की। कैसे युद्धों का इस्तेमाल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है और कैसे आम लोग इन युद्धों के असली कारणों को नहीं जान पाते। चैप्टर 7, युद्धों के पीछे का सच। क्या युद्ध सिर्फ शक्ति के लिए होते हैं? दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जो शायद मानव इतिहास का सबसे दुखद और सबसे जटिल हिस्सा है, युद्ध। हम सोचते हैं कि युद्ध देशों के बीच विवादों से होते हैं, कि कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो दूसरा देश अपनी रक्षा के लिए लड़ता है। लेकिन रैल्फ एपर्सन इस किताब में बताते हैं कि युद्धों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होती है और ये साजिश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का हिस्सा है। एपर्सन के अनुसार 20वीं सदी के सारे बड़े युद्ध, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, शीत युद्ध, खाड़ी युद्ध, ये सब योजनाबद्ध थे। ये युद्ध देशों के बीच विवादों से नहीं, बल्कि उन लोगों की जरूरतों से हुए जो दुनिया पर नियंत्रण चाहते हैं। युद्धों का मकसद था पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ना, नई व्यवस्थाओं को स्थापित करना और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को डराना। आइए पहले विश्व युद्ध की बात करते हैं। ये युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। ये युद्ध क्यों हुआ? आपको इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया होगा कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के कारण ये युद्ध शुरू हुआ। लेकिन एपर्सन का कहना है कि ये सिर्फ एक बहाना था। असली कारण था बैंकरों की साजिश। उस समय यूरोप के बैंकर, खासकर रॉथस्चाइल्ड परिवार, चाहते थे कि एक बड़ा युद्ध हो ताकि वो युद्ध के कर्ज से मुनाफा कमा सकें। युद्ध के लिए देशों को भारी मात्रा में पैसे उधार लेने पड़ते हैं और ये पैसा इन्हीं बैंकरों से लिया जाता है। युद्ध जितना लंबा चले उतना ज्यादा कर्ज, उतना ज्यादा मुनाफा। और पहला विश्व युद्ध इतना लंबा चला कि यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन बैंकरों की जेबें भर गईं। पहले विश्व युद्ध के बाद बैंकरों ने एक और युद्ध की योजना बनाई, दूसरा विश्व युद्ध। इस बार उनका मकसद था जर्मनी को इतना कमजोर करना कि वो फिर कभी खड़ा ना हो सके और साथ ही अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना। दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इस युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत बन गया और अमेरिका के बैंकरों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया। लेकिन युद्ध सिर्फ मारने के लिए नहीं होते। युद्ध का एक और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है लोगों को डराना। जब लोग डरे होते हैं तो वो अपनी आज़ादी देने को तैयार हो जाते हैं। सुरक्षा के नाम पर, शांति के नाम पर वो किसी भी नियंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना में लगातार युद्धों का इस्तेमाल किया जाता है। हर कुछ सालों में एक नया युद्ध, एक नया संकट, एक नया डर, ताकि लोग हमेशा डरे रहें और हमेशा नियंत्रण में रहें।
एपर्सन के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जितने भी युद्ध हुए हैं, कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, ये सब योजनाबद्ध थे। इन युद्धों का मकसद था अमेरिका की सैन्य उपस्थिति को दुनिया के हर हिस्से में स्थापित करना और उन देशों की सरकारों को बदलना जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात है, युद्धों में जो लोग मारे जाते हैं वो सिर्फ सैनिक और नागरिक नहीं होते। युद्धों का एक बड़ा उद्देश्य होता है जनसंख्या नियंत्रण। दुनिया की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना के लिए एक समस्या है, क्योंकि ज्यादा लोगों का मतलब ज्यादा अराजकता, ज्यादा संसाधनों की खपत और नियंत्रण में मुश्किल। इसलिए युद्धों के जरिए जनसंख्या को कम किया जाता है। ये सुनने में बहुत भयानक लगता है, लेकिन एपर्सन का कहना है कि ये सच है। आज भी ये सिलसिला जारी है। आप देखिए, हर कुछ सालों में दुनिया के किसी न किसी हिस्से में युद्ध होता है। मीडिया आपको बताता है कि ये लोकतंत्र और तानाशाही की लड़ाई है, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, या मानव अधिकारों की लड़ाई है, लेकिन असली कारण कुछ और होता है। असली कारण होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना को आगे बढ़ाना। दोस्तों, ये छठा अध्याय था युद्धों के पीछे का सच। हमने देखा कि कैसे युद्धों का इस्तेमाल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना में किया जाता है, बैंकरों के मुनाफे के लिए, सैन्य उपस्थिति स्थापित करने के लिए, लोगों को डराने के लिए और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक और बहुत दिलचस्प विषय की, प्रतीकों की दुनिया। डॉलर के नोट से लेकर इमारतों तक हर जगह छिपे हुए संदेश और इनका क्या मतलब है। दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जो शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का सबसे दिलचस्प और सबसे रहस्यमय हिस्सा है, प्रतीकों की दुनिया। आपने डॉलर के नोट को हजारों बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उस पर बने प्रतीकों पर ध्यान दिया? पिरामिड, ऑल सीइंग आई, ईगल, तारे, ये सब सिर्फ सजावट नहीं है, इनके पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। और राल्फ एपर्सन इस किताब में इन प्रतीकों के रहस्यों को उजागर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर के नोट की। एक डॉलर के नोट के पीछे की तरफ दो चीजें हैं, एक तरफ ईगल, दूसरी तरफ पिरामिड। पिरामिड के ऊपर एक त्रिकोण में एक आंख है, इसे ऑल सीइंग आई कहते हैं। ये प्रतीक फ्री मेसनरी का है। फ्री मेसनरी में इसे दी ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड कहा जाता है। लेकिन एपर्सन का कहना है कि यहाँ इसका मतलब भगवान नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक है जो दुनिया पर नजर रखती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ति। पिरामिड के नीचे लैटिन भाषा में लिखा है नोवस ऑर्डो सेक्लोरम। इसका मतलब है युगों की नई व्यवस्था, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये वाक्य सीधे तौर पर बता रहा है कि ये नोट उस नई विश्व व्यवस्था का प्रतीक है जिसे स्थापित किया जा रहा है। और ये नोट 1935 में छापा गया था, उस समय जब फेडरल रिजर्व स्थापित हो चुका था और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना तेजी से आगे बढ़ रही थी। पिरामिड के नीचे एक और लैटिन वाक्य है, एन्यूएट कॉप्टिस। इसका मतलब है उसने हमारे कार्यों को स्वीकार किया। और आंख के ऊपर लिखा है एंडियोज वेस्पिरामस, यानी हम भगवान में विश्वास करते हैं। यानी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये व्यवस्था ईश्वर की इच्छा से बन रही है। लेकिन एपर्सन का कहना है कि यहाँ भगवान से मतलब उस भगवान से नहीं है जिसकी पूजा हम करते हैं, बल्कि उस प्रबुद्ध शक्ति से है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना को आगे बढ़ा रही है। अब बात करते हैं ईगल की। डॉलर के नोट के दूसरी तरफ एक ईगल है। ईगल के सीने पर एक ढाल है जिसमें 13 धारियां हैं। ईगल के एक पंजे में 13 तीर हैं, दूसरे पंजे में जैतून की पत्तियों वाली एक डाली है। ईगल के ऊपर 13 तारे हैं। ये 13 क्यों? क्योंकि अमेरिका की स्थापना 13 कॉलोनियों से हुई थी। लेकिन एपर्सन का कहना है कि 13 का एक और अर्थ है। ये फ्री मेसनरी का एक महत्वपूर्ण अंक है। फ्री मेसनरी में 13 को शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन डॉलर का नोट ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे प्रतीक हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना से जुड़े हैं। वॉशिंगटन डीसी की सड़कों की योजना देखिए। कैपिटल बिल्डिंग से व्हाइट हाउस तक सड़कें कुछ खास पैटर्न में बनी हैं। ये पैटर्न फ्री मेसनरी के प्रतीकों से मेल खाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वॉशिंगटन डीसी की योजना एक विशाल ज्यामितीय पैटर्न में बनाई गई है, जिसका संबंध प्राचीन मिस्र के रहस्यों से है। इसी तरह दुनिया की कई बड़ी इमारतों में ये प्रतीक छिपे होते हैं। न्यूयॉर्क की फ्रीडम टावर, लंदन की द गेरकिन, पेरिस की लूव्र पिरामिड, इन सब में ऐसे डिजाइन हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रतीकों से मेल खाते हैं। ये सिर्फ वास्तुकला नहीं है, ये एक संदेश है। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो इन प्रतीकों को समझते हैं कि योजना आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये प्रतीक हर जगह हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें देखते नहीं, और जो देखते हैं वो इन्हें सिर्फ सजावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही इन प्रतीकों की ताकत है, वो खुलेआम होते हैं लेकिन छुपे रहते हैं। जैसे कहा गया है, सबसे अच्छी जगह छुपने की वही है जहां हर कोई देखता है लेकिन कोई पहचानता नहीं।
एपर्सन का कहना है कि ये प्रतीक सिर्फ अतीत की निशानी नहीं है, ये आज भी बनाए जा रहे हैं। हर नई बड़ी इमारत, हर नया डॉलर नोट, हर नया स्मारक, इन सब में ये प्रतीक छिपे होते हैं। ये एक तरह से उन लोगों का जश्न है जो योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। ये उनका तरीका है ये कहने का कि हम यहाँ हैं, हम कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, ये 7वां अध्याय था प्रतीकों की दुनिया। हमने देखा कि कैसे डॉलर के नोट से लेकर इमारतों तक हर जगह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रतीक छिपे हुए हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे ऐतिहासिक सबूतों की कि कैसे ये योजना सदियों से चल रही है और कैसे जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर आज तक हर दौर में इसके सबूत मिलते हैं। चैप्टर 9, ऐतिहासिक सबूत, सदियों से चल रही योजना। दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी योजना की नींव है, ऐतिहासिक सबूत। अब तक हमने जो कुछ भी बात की, गुप्त समाज, बैंकिंग सिस्टम, मीडिया, शिक्षा, युद्ध, प्रतीक, ये सब सिर्फ दावे नहीं हैं, इनके पीछे सबूत हैं। और रैल्फ एपर्सन ने इस किताब में इन सबूतों को विस्तार से दस्तावेज किया है। वो बताते हैं कि ये योजना सदियों से चल रही है और हर दौर में इसके सबूत मिलते हैं। आइए सबसे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बात करते हैं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। उन्हें अमेरिकी क्रांति का नायक माना जाता है, लेकिन एपर्सन के अनुसार वॉशिंगटन फ्री मेसन थे। उनकी राष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने एक फ्री मेसन की बाइबल पर ली थी। वॉशिंगटन डीसी शहर की नींव रखने के समारोह में भी फ्री मेसनरी के प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ था, यानी अमेरिका की राजधानी की नींव ही एक गुप्त समाज के हाथों रखी गई थी। लेकिन सिर्फ वॉशिंगटन ही नहीं, अमेरिका के कई राष्ट्रपति फ्री मेसन रहे हैं। जेम्स मुनरो, एंड्रयू जैक्सन, जेम्स पोल्क, जेम्स बुकनन, एंड्रयू जॉनसन, विलियम मैकिनले, थियोडोर रूजवेल्ट, विलियम टाफ्ट, वॉरेन हार्डिंग, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, हैरी ट्रूमन, जेरल्ड फोर्ड, ये सब फ्री मेसन थे। यानी अमेरिका के आधे से ज्यादा राष्ट्रपति गुप्त समाजों से जुड़े रहे हैं। अब बात करते हैं 20वीं सदी की। 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट पास हुआ। इस एक्ट की पैरवी करने वालों में से एक थे नेल्सन एल्ड्रिच। एल्ड्रिच रॉकफेलर परिवार के करीबी थे। उनकी बेटी ने जॉन डी रॉकफेलर जूनियर से शादी की थी, यानी फेडरल रिजर्व की स्थापना के पीछे रॉकफेलर परिवार का हाथ था। 1920 में दुनिया के सबसे बड़े बैंकरों ने स्विट्जरलैंड में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना की। ये संस्था दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों को जोड़ती है। BIS के संस्थापकों में रॉथचाइल्ड, रॉकफेलर और मॉर्गन परिवारों के लोग थे। आज भी BIS दुनिया के सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्थानों में से एक है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। ये एक विश्व सरकार की दिशा में एक बड़ा कदम था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया और इसकी डिजाइन में भी फ्री मेसनरी के प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ था। 1950 और 60 के दशक में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस CFR और ट्राइलेटरल कमीशन जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। इन संस्थाओं में दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शामिल हैं। CFR के सदस्यों में अमेरिका के लगभग हर राष्ट्रपति और कैबिनेट सदस्य रहे हैं। ट्राइलेटरल कमीशन के संस्थापकों में डेविड रॉकफेलर थे। 1991 में जॉर्ज बुश सीनियर ने एक भाषण में कहा, अब दुनिया में एक नई व्यवस्था स्थापित हो रही है, एक ऐसी व्यवस्था जहां राष्ट्रों का शासन नहीं बल्कि कानून का शासन होगा। ये भाषण खाड़ी युद्ध के दौरान दिया गया था। बुश ने सीधे तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल किया। ये कोई संयोग नहीं था, ये योजना का खुला ऐलान था। 2001 में 9/11 का हमला हुआ। इस घटना ने दुनिया को हिला दिया। इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू किया। अफगानिस्तान और इराक पर हमले हुए। लेकिन एपर्सन के अनुसार 9/11 भी इसी योजना का हिस्सा था। इस घटना का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया गया ताकि वो अपनी आज़ादी छोड़ने को तैयार हो जाएं। 9/11 के बाद अमेरिका में पेट्रियट एक्ट पास हुआ, जिसने सरकार को लोगों की निजता में दखल देने के असीमित अधिकार दे दिए। यानी एक घटना के बहाने लोगों की आज़ादी छीन ली गई। आज भी ये सिलसिला जारी है। कोविड-19 महामारी को देखिए। इस महामारी का इस्तेमाल लोगों को घरों में कैद करने, उनकी आवाजाही पर रोक लगाने और नए नियम लागू करने के लिए किया गया। महामारी के बहाने दुनिया भर में सरकारों ने ऐसे अधिकार हासिल कर लिए जो पहले कभी नहीं थे। ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का हिस्सा था। एपर्सन का कहना है कि ये योजना धीरे धीरे चलती है। हर बड़ी घटना, युद्ध, संकट, महामारी का इस्तेमाल इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है और हर बार लोग अपनी आज़ादी का एक हिस्सा छोड़ देते हैं सुरक्षा के नाम पर, शांति के नाम पर। धीरे धीरे, कदम दर कदम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हो रहा है। दोस्तों, ये 8वां अध्याय था,
ऐतिहासिक सबूत। हमने देखा कि कैसे ये योजना सदियों से चल रही है और कैसे हर दौर में इसके सबूत मिलते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय की, कि इस सब में आप कहाँ खड़े हैं और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए लिखी गई है, और जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर आ गए हैं। अब तक हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना के हर पहलू को देखा। गुप्त समाज, बैंकिंग सिस्टम, मीडिया, शिक्षा, युद्ध, प्रतीक, इतिहास। ये सब सुनना डरावना है ना? ये सोचना कि कुछ चुनिंदा लोग दुनिया को अपने हिसाब से चला रहे हैं और हम सब सिर्फ उनके खेल की प्यादे हैं। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, रैल्फ एपर्सन ने ये किताब आपको डराने के लिए नहीं लिखी। उन्होंने ये किताब आपको जगाने के लिए लिखी। और जागने के बाद आपके पास एक विकल्प होता है, या तो आप डर में जिएं या फिर आप जागरूकता के साथ जिएं। तो इस सब में आपकी भूमिका क्या है? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जागरूक रहना। जब आप जान जाते हैं कि क्या हो रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आप ठोकर खाते हैं, लेकिन जब आप देख सकते हैं तो आप सही रास्ता चुन सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। ये किताब पढ़ना, ऐसी किताबें पढ़ना, अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना, सवाल पूछना, ये सब जागरूकता का हिस्सा है। दूसरी भूमिका है अपनी सोच को आज़ाद रखना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का सबसे बड़ा हथियार है आपकी सोच को नियंत्रित करना। मीडिया, शिक्षा, प्रचार, ये सब आपकी सोच को एक दिशा में ढालने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको जानबूझकर अपनी सोच को आज़ाद रखना होगा। हर चीज़ पर सवाल उठाएं, हर बात को सतही तौर पर ना लें, गहराई में जाएं, अपने निष्कर्ष खुद निकालें। तीसरी भूमिका है अपने जीवन को सरल रखना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का एक बड़ा हिस्सा है लोगों को उपभोग की दौड़ में उलझाए रखना। जब आप लगातार नई चीज़ें खरीदने, नए कर्ज लेने, नए लक्ष्य हासिल करने में लगे रहते हैं तो आपके पास ये सोचने का समय नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए अपने जीवन को सरल रखें, कम चीज़ों में संतुष्ट रहना सीखें। इससे न केवल आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे बल्कि आप उन लोगों के जाल में भी नहीं फंसेंगे जो आपको उपभोग की दौड़ में उलझाए रखना चाहते हैं। चौथी भूमिका है दूसरों को जागरूक करना। जब आप कुछ सीखते हैं तो उसे दूसरों के साथ साझा करें, लेकिन ध्यान रखें जबरदस्ती किसी को ना बताएं। जो सुनना चाहता है उससे साझा करें, जो नहीं सुनना चाहता उसे जबरदस्ती ना बताएं, क्योंकि जागरूकता भी एक यात्रा है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। पांचवी भूमिका है अपने समुदाय को मजबूत करना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का एक बड़ा हिस्सा है लोगों को अलग थलग करना। जब लोग अलग थलग होते हैं तो उन पर नियंत्रण करना आसान होता है। इसलिए अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। जब समुदाय मजबूत होता है तो कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। छठी भूमिका है आशा ना छोड़ना। ये सब सुनकर आप सोच सकते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास बताता है कि जब भी लोग जागे हैं, जब भी उन्होंने आवाज उठाई है तो व्यवस्था बदली है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज हमेशा निकलता है। आशा ही वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। एपर्सन किताब के अंत में कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा है जो सोते हैं। जो जागते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, उनके लिए ये योजना विफल हो जाती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है तो वो दूसरों को भी जगा सकता है, और जब पर्याप्त लोग जाग जाते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। दोस्तों, ये नवा अध्याय था, आपकी भूमिका। हमने देखा कि जागरूकता, आज़ाद सोच, सरल जीवन, दूसरों को जागरूक करना, समुदाय को मजबूत करना और आशा, ये सब आपकी भूमिका के हिस्से हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरी यात्रा का सार लेंगे और देखेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी कहानी का असली संदेश क्या है। चैप्टर 11, निष्कर्ष, सच्चाई का सामना, पार्ट 1। दोस्तों, हम इस लंबी यात्रा के अंतिम अध्यायों में आ गए हैं। हमने राल्फ एपर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को गहराई से समझा। हमने देखा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो हमें बताती है कि दुनिया जिस तरह चल रही है वैसे चलने का एक कारण है, और वो कारण कोई संयोग नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी योजना है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस सब के बाद हम क्या करें? क्या हम घबरा जाएं? क्या हम डर में जीना शुरू कर दें?
क्या हम हार मान लें कि अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए लिखी गई है। और जागने के बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है डर का, जहां हम सिकुड़ जाते हैं, अपने आप को छोटा कर लेते हैं और बस जीते रहते हैं। दूसरा रास्ता है जागरूकता का, जहां हम समझते हैं कि क्या हो रहा है और फिर तय करते हैं कि हम कैसे जीना चाहते हैं। एपर्सन किताब के अंत में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना तभी सफल हो सकती है जब लोग सोए रहें। जब लोग जाग जाते हैं तो ये योजना विफल हो जाती है, क्योंकि जागरूक लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जागरूक लोग सवाल पूछते हैं, वो मानते नहीं, वो सोचते हैं। और जब पर्याप्त लोग सोचने लगते हैं तो कोई भी ताकत उन पर नियंत्रण नहीं रख सकती। इसलिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है जागरूकता फैलाना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, जागरूकता फैलाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी के पास जाकर ये कहें कि दुनिया पर साजिश हो रही है, तुम सब गुलाम हो। ऐसा करने से लोग आपको पागल समझेंगे और आपकी बात नहीं सुनेंगे। जागरूकता फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद एक उदाहरण बनना, खुद जागरूक रहना, खुद सवाल पूछना, खुद अपनी सोच को आज़ाद रखना। जब लोग आपको देखेंगे कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं, तो वो खुद ही आपसे सीखना चाहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण काम है अपने जीवन में सरलता लाना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का एक बड़ा हिस्सा है लोगों को उपभोग की दौड़ में उलझाए रखना। जब आप लगातार नई चीज़ें खरीदने, नए कर्ज लेने, नए लक्ष्य हासिल करने में लगे रहते हैं, तो आपके पास ये सोचने का समय नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए अपने जीवन को सरल रखें, कम चीज़ों में संतुष्ट रहना सीखें, ज़रूरत और चाहत के बीच का फ़र्क समझें। जब आप कम चीज़ों पर निर्भर होते हैं तो आप ज़्यादा आज़ाद होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण काम है अपने समुदाय को मजबूत करना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का एक बड़ा हिस्सा है लोगों को अलग थलग करना। जब लोग अलग थलग होते हैं तो उन पर नियंत्रण करना आसान होता है। इसलिए अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। जब समुदाय मजबूत होता है तो कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। चौथा महत्वपूर्ण काम है अपनी सोच को आज़ाद रखना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का सबसे बड़ा हथियार है आपकी सोच को नियंत्रित करना। मीडिया, शिक्षा, प्रचार, ये सब आपकी सोच को एक दिशा में ढालने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको जानबूझकर अपनी सोच को आज़ाद रखना होगा। हर चीज़ पर सवाल उठाएं, हर बात को सतही तौर पर ना लें, गहराई में जाएं, अलग अलग दृष्टिकोणों को समझें, अपने निष्कर्ष खुद निकालें। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण काम है आशा ना छोड़ना। ये सब सुनकर आप सोच सकते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास बताता है कि जब भी लोग जागे हैं, जब भी उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो व्यवस्था बदली है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज हमेशा निकलता है। आशा ही वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। एपर्सन किताब के अंत में कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा है जो सोते हैं, जो जागते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं। उनके लिए ये योजना विफल हो जाती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है तो वो दूसरों को भी जगा सकता है, और जब पर्याप्त लोग जाग जाते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। चैप्टर 12, निष्कर्ष, सच्चाई का सामना, पार्ट 2। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के दूसरे भाग में हैं, जहां हम समझेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी कहानी का असली संदेश क्या है। ये किताब सिर्फ एक साजिश के सिद्धांत की किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक जागरूकता का आह्वान है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें ये बताने की कोशिश है कि हम अपने जीवन के मालिक खुद हैं, कोई और नहीं। आपने देखा होगा कि इस पूरी किताब में एक बात बार बार दोहराई गई है, नियंत्रण। गुप्त समाज नियंत्रण चाहते हैं, बैंकर नियंत्रण चाहते हैं, सरकारें नियंत्रण चाहती हैं, मीडिया नियंत्रण चाहता है, हर कोई आपको नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब है शक्ति। जिसके पास नियंत्रण है उसके पास शक्ति है, और शक्ति ही वो चीज है जिसकी ये सब लोगों को भूख है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सच है, नियंत्रण तभी संभव है जब आप उसे स्वीकार करें। अगर आप नियंत्रण स्वीकार नहीं करते तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। यानी आपकी गुलामी की सबसे बड़ी वजह आप खुद हैं। जब आप बिना सवाल किए मान लेते हैं, जब आप बिना सोचे हुए दूसरों की बातों पर चल लेते हैं, जब आप अपनी आज़ादी खुद छोड़ देते हैं, तब आप गुलाम बनते हैं। एपर्सन किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं,
गुलामी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब गुलाम खुद को आज़ाद समझता है। यानी जब आप सोचते हो कि आप आज़ाद हैं, लेकिन असल में आप नियंत्रित हो रहे हो, तब सबसे बड़ी गुलामी होती है। क्योंकि तब आप विद्रोह भी नहीं करते, आप खुशी खुशी अपनी गुलामी स्वीकार कर लेते हो। तो इस गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है जागरूकता। जब आप जान जाते हो कि क्या हो रहा है, तो आप उससे बच सकते हो। जब आप देख सकते हो कि कौन आपको नियंत्रित करना चाहता है, तो आप उसके जाल में नहीं फंसते। इसीलिए जागरूकता ही आज़ादी की पहली सीढ़ी है। लेकिन जागरूकता के बाद दूसरा कदम है कार्रवाई। सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, आपको कुछ करना भी होगा। और ये कुछ करना बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपने घर में जागरूकता फैलाएं, अपने दोस्तों के बीच चर्चा करें, अपने बच्चों को सवाल पूछना सिखाएं, अपने समुदाय में मजबूत संबंध बनाएं। ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर एक बड़ी लहर बनाते हैं। एपर्सन किताब के अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना तब खत्म हो जाएगी जब लोग ये समझ लेंगे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच है। जब आप सोचना शुरू कर देते हैं तो आप किसी के नियंत्रण में नहीं रहते। जब आप सवाल पूछना शुरू कर देते हैं तो आप किसी के झांसे में नहीं आते। जब आप अपनी सोच को आज़ाद कर लेते हैं तो आप सच में आज़ाद हो जाते हैं। चैप्टर 13 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और आध्यात्मिकता, क्या है गहरा संबंध। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के एक नए पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और आध्यात्मिकता के बीच के गहरे संबंध को समझेंगे। ये विषय शायद पूरी किताब का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय हिस्सा है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पहलू भी है। राल्फ एपर्सन इस किताब में बताते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना बनाने वाले लोग सिर्फ दुनिया पर नियंत्रण नहीं चाहते, वो इंसान की आत्मा पर भी नियंत्रण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंसान ये भूल जाए कि वो कौन है, उसका असली उद्देश्य क्या है और उसकी असली शक्ति क्या है। वो चाहते हैं कि इंसान बाहरी चीजों में उलझा रहे और अपने भीतर की यात्रा कभी शुरू ही न कर पाए। यही कारण है कि आधुनिक दुनिया में आध्यात्मिकता को लगातार कमजोर किया जा रहा है, धर्म को बदनाम किया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान को अंधविश्वास बताया जा रहा है और लोगों को केवल भौतिक सुखों में उलझाए रखा जा रहा है। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है तो वो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। जब इंसान ये जान लेता है कि वो कौन है, तो कोई उसे गुलाम नहीं बना सकता। एपर्सन के अनुसार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना में एक बहुत बड़ा हिस्सा है नई आध्यात्मिकता का निर्माण, यानी पुराने धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं को खत्म करना और उनकी जगह एक नई आध्यात्मिकता स्थापित करना। एक ऐसी आध्यात्मिकता जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे के अनुकूल हो। इस नई आध्यात्मिकता में भगवान की जगह मानवता होगी, आत्मा की जगह समाज होगा और मोक्ष की जगह एक विश्व सरकार होगी। आपने देखा होगा कि आजकल मानवता को धर्म से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। सब एक हैं की बात की जा रही है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है। जब सब एक हो जाते हैं तो सब पर एक ही नियंत्रण होता है। जब कोई अलग धर्म, अलग परंपरा, अलग पहचान नहीं रहती, तो लोगों को बांटना और उन पर राज करना आसान हो जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आध्यात्मिकता का मतलब धर्म नहीं है। धर्म एक संगठित व्यवस्था है जिसका इस्तेमाल भी नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिकता आपकी अपनी यात्रा है, आपका अपना अनुभव है। ये वो चीज है जो किसी संगठन के नियंत्रण में नहीं आ सकती। इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना धर्म को तो सहन कर सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता को नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता इंसान को आजाद करती है और आजाद इंसान किसी की गुलामी नहीं करता। तो इस सब में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम है अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना, अपने भीतर झांकना, ये समझना कि आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है। ये यात्रा किसी धर्म या संगठन से नहीं, बल्कि आप से शुरू होती है। दूसरा काम है अपनी परंपराओं और अपनी जड़ों से जुड़े रहना। हमारी परंपराओं में गहरा ज्ञान छिपा है जो हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और हमें कैसे जीना चाहिए। तीसरा काम है सतर्क रहना। जब कोई आपसे कहे कि आपका धर्म बेकार है, आपकी परंपरा पुरानी है, आपके रीति रिवाज अंधविश्वास है, तो सवाल पूछना, क्यों, किसके लिए, किस उद्देश्य से। एपर्सन किताब में कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब इंसान अपनी आत्मा को भूल जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को याद रखना ही इस योजना को विफल करने का सबसे बड़ा तरीका है। चैप्टर 14 तकनीकी नियंत्रण, डिजिटल दुनिया में गुलामी। दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जो शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक हथियार है, तकनीक।
आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं वो हमारी जिंदगी को आसान तो बना रही है, लेकिन साथ ही हमें पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रित भी कर रही है। और ये नियंत्रण इतना सूक्ष्म है कि हमें पता भी नहीं चलता। रैम्स एपर्सन ने ये किताब उस समय लिखी थी जब इंटरनेट आज की तरह व्यापक नहीं था, लेकिन उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थीं वो आज सच होती दिख रही हैं। उनके अनुसार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना में तकनीक का इस्तेमाल 3 तरीकों से किया जाएगा: निगरानी, नियंत्रण और हेरफेर। पहला, निगरानी। आज आप जो भी करते हैं कोई ना कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है। आपका फोन, आपका कंप्यूटर, आपकी कार, आपके घर का कैमरा, हर चीज डेटा इकट्ठा कर रही है। आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या सर्च करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये डेटा कहां जाता है, कौन इसे देखता है, किस उद्देश्य से? ये सवाल हम शायद ही पूछते हैं, लेकिन सच ये है कि ये डेटा उन लोगों के पास जाता है जो आपको नियंत्रित करना चाहते हैं। दूसरा, नियंत्रण। तकनीक ने हमें इतना आश्रित बना दिया है कि अब हम इसके बिना जी नहीं सकते। बिना फोन के हम अधूरे लगते हैं, बिना इंटरनेट के हम असहाय हो जाते हैं। ये आश्रितता ही नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह आश्रित हो जाते हैं तो उस चीज को नियंत्रित करने वाला आपको भी नियंत्रित कर सकता है। तीसरा, हेरफेर। तकनीक के जरिए आपकी सोच को हेरफेर किया जा रहा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम आपको वही दिखाते हैं जो आपको देखना पसंद है और धीरे धीरे आपकी सोच को एक दिशा में ढाल देते हैं। आप सोचते हो कि आप खुद तय कर रहे हो कि क्या देखना है, लेकिन असल में एल्गोरिदम तय कर रहा है। आप सोचते हो कि आपकी राय आपकी अपनी है, लेकिन असल में वो उन लोगों ने बनाई है जो एल्गोरिदम को नियंत्रित करते हैं। एपर्सन ने यह भी चेतावनी दी थी कि भविष्य में तकनीक का इस्तेमाल और भी खतरनाक तरीकों से किया जाएगा। बायोमेट्रिक डेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब नए हथियार हैं जो इंसान को और भी ज्यादा नियंत्रित कर सकते हैं। आपने सुना होगा डिजिटल आईडी, सेंसरशिप, सोशल क्रेडिट सिस्टम, ये सब उसी दिशा के कदम हैं। तो इस सब में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम है जागरूकता। जानिए कि तकनीक कैसे काम करती है, कौन इसे नियंत्रित कर रहा है और आपका डेटा कहां जा रहा है। दूसरा काम है आश्रितता कम करना। तकनीक का इस्तेमाल करें, लेकिन उस पर आश्रित ना बने। बिना फोन के भी जीना सीखें। तीसरा काम है अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखना। कम से कम डेटा शेयर करें, प्राइवेसी सेटिंग्स को समझें और अनावश्यक ऐप्स और सर्विसेज से दूर रहें। एपर्सन कहते हैं कि तकनीक का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि ये हमें नियंत्रित कर रही है, बल्कि ये है कि हम खुशी-खुशी इस नियंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं। हम अपनी प्राइवेसी छोड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी छोड़ रहे हैं, बस थोड़ी सी सुविधा के लिए। और यही सबसे बड़ी गुलामी है, जब गुलाम खुद ही अपनी जंजीरें पहन ले। चैप्टर 15, प्रतिरोध की शक्ति, कैसे खड़े हों अपने अधिकारों के लिए। दोस्तों, अब हम इस यात्रा के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम बात करेंगे प्रतिरोध की। अब तक हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना के हर पहलू को समझा है। गुप्त समाज, बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा, युद्ध, प्रतीक, आध्यात्मिकता, तकनीक। ये सब सुनना डरावना है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम डर से आगे बढ़ें, क्योंकि प्रतिरोध ही वो शक्ति है जो किसी भी नियंत्रण को तोड़ सकती है। लेकिन प्रतिरोध का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम सड़कों पर उतरें, हथियार उठाएं और लड़ाई शुरू कर दें? नहीं। प्रतिरोध का सबसे बड़ा रूप है जागरूकता। जब आप जानते हैं कि क्या हो रहा है और आप उसके अनुसार जीना चुनते हैं, यही सबसे बड़ा प्रतिरोध है। आप उन चीजों को नहीं खरीदते जो आपको नियंत्रित करती हैं। आप उन मीडिया चैनलों को नहीं देखते जो आपकी सोच को हेरफेर करते हैं। आप उन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते जो उन्हें सोचना नहीं सिखाते। आप उन बैंकों में पैसा नहीं रखते जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये सब छोटे छोटे फैसले हैं, लेकिन ये मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। प्रतिरोध का दूसरा रूप है समुदाय। जब लोग अलग थलग होते हैं तो उन पर नियंत्रण करना आसान होता है, लेकिन जब लोग एक साथ आते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। जब समुदाय मजबूत होता है तो कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। प्रतिरोध का तीसरा रूप है स्वावलंबन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का एक बड़ा हिस्सा है लोगों को आश्रित बनाना। जब आप सरकार पर आश्रित होते हैं, जब आप बैंकों पर आश्रित होते हैं, जब आप बड़ी कंपनियों पर आश्रित होते हैं, तब आप उनके नियंत्रण में होते हैं। इसलिए स्वावलंबन बहुत जरूरी है।
अपना खाना खुद उगाएं, अपनी ऊर्जा खुद पैदा करें, अपने पैसे को बैंकों से बाहर रखें, अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। जितना अधिक आप स्वावलंबी होंगे, उतना ही कम आप दूसरों के नियंत्रण में होंगे। प्रतिरोध का चौथा रूप है सत्य की खोज। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का सबसे बड़ा हथियार है झूठ। वो झूठ फैलाते हैं और लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए सत्य की खोज ही सबसे बड़ा प्रतिरोध है। हर चीज पर सवाल उठाएं, हर बात की पुष्टि करें, अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें, अपनी खुद की राय बनाएं। जब आप सत्य की खोज में लगे होते हैं तो आप किसी के झांसे में नहीं आते। प्रतिरोध का पांचवा रूप है आशा। ये शायद सबसे कम समझा जाने वाला लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध है। जब लोग आशा खो देते हैं तो वो हार मान लेते हैं, लेकिन जब आशा बनी रहती है तो लोग लड़ते रहते हैं। आशा ही वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। आशा ही वो चीज है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। एपर्सन किताब के अंत में कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना तभी सफल हो सकती है जब लोग सोए रहें। जो जागते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, उनके लिए ये योजना विफल हो जाती है। और जब पर्याप्त लोग जाग जाते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। चैप्टर 16, अंतिम शब्द, आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा। दोस्तों, अब हम इस लंबी यात्रा के अंतिम अध्याय में हैं। हमने रैल्फ एपर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को गहराई से समझा। हमने गुप्त समाजों के इतिहास से लेकर आज की डिजिटल गुलामी तक हर पहलू को देखा। हमने समझा कि कैसे कुछ चुनिंदा लोग सदियों से दुनिया को अपने हिसाब से चला रहे हैं और कैसे वो हर नए हथियार, बैंक, मीडिया, शिक्षा, युद्ध, तकनीक का इस्तेमाल अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद ये है कि ये योजना केवल उन लोगों के लिए खतरा है जो सोए रहते हैं, जो जागते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो अपनी सोच को आज़ाद रखते हैं। उनके लिए ये योजना विफल हो जाती है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो इस किताब से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली सीख, सवाल पूछना। हर चीज पर सवाल पूछें। जो आपको बताया जाता है उसे मान लेने से पहले सोचें, ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस उद्देश्य से कह रहा है। सवाल पूछने की आदत ही आपको गुलामी से बचाती है। दूसरी सीख, अपनी सोच को आजाद रखना। मीडिया, शिक्षा, प्रचार, ये सब आपकी सोच को एक दिशा में ढालने की कोशिश करते हैं। इसलिए जानबूझकर अलग अलग दृष्टिकोणों को समझें, अलग अलग किताबें पढ़ें, अलग अलग लोगों से बात करें। अपनी सोच को किसी एक ढांचे में बंद न होने दें। तीसरी सीख, अपने समुदाय को मजबूत करना। अकेले आप बहुत कम हैं, लेकिन जब आप अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों के साथ खड़े होते हैं तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे को जागरूक करें। चौथी सीख, स्वावलंबन। जितना अधिक आप दूसरों पर आश्रित होंगे, उतना ही अधिक आप दूसरों के नियंत्रण में होंगे। अपना खाना खुद उगाएं, अपनी ऊर्जा खुद पैदा करें, अपने पैसे को बैंकों से बाहर रखें, अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। स्वावलंबन ही आजादी का आधार है। पांचवी सीख, आशा न छोड़ना। ये सब सुनकर आप सोच सकते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास बताता है कि जब भी लोग जागे हैं, जब भी उन्होंने आवाज उठाई है, तो व्यवस्था बदली है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज हमेशा निकलता है। आशा ही वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। रैल्फ एपर्सन ने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि वो चाहते थे कि लोग जागें। वो चाहते थे कि लोग समझें कि दुनिया में क्या हो रहा है और फिर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएं। वो चाहते थे कि लोग गुलाम न बने बल्कि आज़ाद रहें। और ये आज़ादी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, आपकी सोच से, आपके सवालों से, आपकी जागरूकता से। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी की इस यात्रा में आपका साथ पाकर हमें बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि रैल्फ एपर्सन की ये किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको उतनी ही जागरूकता देगी जितनी हमें देती है। ये किताब सिर्फ एक साजिश के सिद्धांत की किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक जागरूकता का आह्वान है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें ये बताने की कोशिश है कि हम अपने जीवन के मालिक खुद हैं, कोई और नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये किताब कैसी लगी? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा।
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस जागरूकता का लाभ उठा सकें। तो फिर दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई जिंदगी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें अपनों का, और हाँ, सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए, जागरूक रहिए। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़े रहने